बच्चों इस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन्फ्लुएंस करता है। इसके लिए हम लोग एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास गिवन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक रॉड ले रहा हूँ, रॉड जिसकी लेंथ L है, ठीक है। तो इस रॉड की लेंथ L हमने ले लिया, ठीक है। और इस रॉड का जो मास है, टोटल मास m है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर यूनिट लेंथ में मास सेम है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर टोटल मास कैपिटल M है और इसकी लेंथ L है। ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन a डैश, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। तो इसके अबाउट इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरफ है, सिर्फ एक्सिस के एक ही तरफ सारा मास है। तो अब ये देखेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आता है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहीं और प्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, और फिर देखेंगे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं रॉड के बारे में सोचूं तो रॉड को हम ऐसे मान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली ऐसे प्लेस करके हमने ये रॉड बनाया है, ठीक है। ऐसे डॉट 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 बहुत सारे डॉट से, जो कि अलोंग द लाइन, अलोंग द एक्स एक्सिस पे हमने रख दिया, और इससे हमारा क्या बन गया, रॉड बन गया। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है तो दो डॉट्स के बीच का गैप मेजरेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब जिस चीज़ से ये बना है वो क्या है, थोड़ा सोच कर देखो। तो अगर मैं देखूं तो बहुत सारे डॉट्स से मिलके ये रॉड बना है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बेसिक यूनिट है इस रॉड का, तो इस यूनिट मतलब इस रॉड को बनाने के लिए जो यूनिट यूज किया गया है वो क्या है, एक डॉट है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें से कोई भी मतलब एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे x पे ये एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेंगे जिसकी लेंथ क्या होगी, जिसकी लेंथ मान लेते हैं dx, ठीक है। और इस एलिमेंट्री पार्ट, इसको एलिमेंट्री पार्ट कहते हैं क्योंकि इसका जो एलिमेंट्री जो कंस्टिट्यूएंट है वो एक पार्टिकल की तरह है। तो इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े जो अगर मैं ऐसे यहाँ से शुरू करके एंड तक अरेंज करूँ तो मेरा ये रॉड बन जाएगा। इसीलिए इस छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्ट। तो अगर मैं इस एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ और ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री पार्ट हैं, उन सब का समेशन कर दूँ, मतलब यहाँ पे समेशन का मतलब क्या है, क्योंकि ये बॉडी कॉन्टिन्यूअस है तो समेशन का मतलब है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट्री जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और जैसा कि हमें पैटर्न पता है कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पैटर्न होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम इसमें और है बच्चों कि इसका मास क्या लेंगे। तो क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि अगर लेंथ L है तो इसके अंदर मास M है। अगर 1 यूनिट लेंथ है तो मास क्या हो जाएगा, M/L। और अगर dx लेंथ लेते हैं तो इसका मास क्या हो जाएगा, M/L dx। और इस टुकड़े में जो मास है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, स्मॉल मास dm, ठीक है। तो हमारा dm क्या हो गया, M/L dx, ठीक है बच्चों। अब इस एलिमेंट्री पार्ट का मुझे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज di, ठीक है। तो di क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका पैटर्न क्या होगा, मास दैट इज dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिया मैंने, x, तो dm x स्क्वायर। ये हो गया हमारा एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब हमें इमेजिन करना है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री पार्ट हैं जिनकी प्लेसमेंट यहां से शुरू करके एंड तक है, एल तक। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हम हर एक एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन लिखने की हमें जरूरत नहीं है। एक हमने आर्बिट्ररी एक फंक्शन बना लिया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लिया, जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान सकते हैं। ठीक है, अब इसे अगर सम करें यानी इंटीग्रेट करेंगे, और अगर लिमिट मैंने x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 रखने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने सबसे पहले उस एलिमेंट को लिया है, उस एलिमेंट्री पार्ट को लिया है जो कि एक्सिस के पास है, यानी एक्सिस पे ही है। ठीक है, और इस तरह से इसका जो कॉन्टिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी प्लेसमेंट करते जा रहे हैं, और एंड में जो एलिमेंट्री पार्ट होगा वो कहाँ मिलेगा मुझे, x इक्वल टू एल पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में dm का एक्सप्रेशन हमें डालना पड़ेगा। तो dm क्या है, m अपॉन एल dx। तो मैं dx को यहाँ लिख रहा हूँ और x स्क्वायर को यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 टू l। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, ml कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देते हैं m/l, और इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर टाइम्स dx 0 टू l। ठीक है, अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx, तो x की पावर n प्लस 1, तो यहाँ कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं, और x की पावर n प्लस 1, n यहाँ पे क्या है 2, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया, और इसकी लिमिट अब यहाँ आ जाएगी 0 टू l। ठीक है, तो अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह अपर लिमिट रखूं, तो क्या हो जाएगा, m अपॉन एल, एल रेज टू पावर 3/3 माइनस 0 रेज टू पावर 3/3। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट 0 हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, m l रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3l। तो l से एक l कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3। तो इस तरह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rod about an axis passing through the edge of the rod, one end of the rod is equal to m total mass length का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशन ml स्क्वायर बाई 3 तभी यूज करेंगे जब हमें पता होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड ऑफ दी रॉड से जा रहा है और परपेंडिकुलर है, रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तब हम लोग इसका एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ओके बच्चों, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी रॉड का निकालना है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, और शिफ्ट इस तरह से किया है कि जो फर्स्ट एंड है यहाँ से L1 डिस्टेंस पे है, और जो सेकेंड एंड है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से L2 डिस्टेंस पे है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ और नहीं करना, हमने सारा स्टेप वही पुराना करना है कि हमने एक एलिमेंट्री पार्ट कट कर लेना है, कहाँ पे, x डिस्टेंस पे, और इसकी विड्थ कितनी होगी, dx। ठीक है, और अभी हमने कैलकुलेट किया था कि अगर लेंथ l है तो मास m है, 1 यूनिट लेंथ है तो मास m/l है, और dx लेंथ है तो मास m अपॉन l dx है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, dm। तो इस एलिमेंट्री पार्ट का जो मास है वो क्या है, dm है। ठीक है, तो बस एलिमेंट्री पार्ट एक पॉइंट पार्टिकल है, और पॉइंट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इंटीग्रेशन लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक। अब इसमें देखिए, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है वो लेफ्ट मोस्ट एंड कितने डिस्टेंस पे है, L1 पे, और राइट मोस्ट एंड कहाँ पे है, L2 पे। तो मैं इसमें लिखूंगा लिमिट की जगह पे माइनस L1 क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, और प्लस L2 क्योंकि ये राइट साइड पे है। तो dm टाइम्स एक्स स्क्वायर, हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया इस पूरे रॉड का।
अब हमें करना क्या है, dm को रिप्लेस कर देना है m/l dx से, ठीक है। dx मैं इस तरफ लिख रहा हूँ और x स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया -L1 to L2, ठीक है। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, m/l, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, x की पावर 3/3, ठीक है, लिमिट -L1 to L2, ठीक है। तो ये इस कांस्टेंट को भी बाहर निकाल सकते हैं 3 को, तो ये हो जाएगा m3l। अब हमारे पास रह गया x की पावर 3। अब इसमें अपर लिमिट लिखेंगे तो क्या होगा, L2 रेज टू पावर 3 माइनस, ये हमारा माइनस है बच्चों, तो -L1 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा m/3l, L2 रेज टू पावर 3, क्योंकि ये माइनस है और माइनस का ऑड पावर माइनस ही होगा और एक माइनस यहाँ भी है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे +L1 रेज टू पावर 3। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से L1 डिस्टेंस पे है और दूसरे एंड से L2 डिस्टेंस पे है। अब देखिए ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड का एक जनरल एक्सप्रेशन है अगर रॉड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या किया था, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ऑफ द रॉड अबाउट वन एंड। तो अगर उस केस को इससे कंपेयर करें, मान लीजिए कि इस एंड से हमें निकालना है, तो ये जो L1 है, यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि यहाँ से इस एक्सिस के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम L1 को लिख सकते हैं 0, और L2 हमारा क्या हो गया, ये L2 विच इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड, तो L2 को रिप्लेस कर देंगे L से, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m/3l, L2 की जगह L की पावर 3, L1 की जगह 0 की पावर 3। तो ये क्या हो गया बच्चों, ml 3/3l, एक l कैंसिल कर देता हूँ, तो आगे हमारा ml²/3। तो देखिए इस एक्सप्रेशन से, एक जनरल एक्सप्रेशन है, इससे हमारा कोई भी स्पेशल केस, कोई भी पर्टिकुलर केस हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आ जाइए, अगर मान लो कि हमारा जो रॉड है वो इस तरह से प्लेस्ड है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द रॉड से जा रहा है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है। तो अब ये जो लेफ्ट एज है वो कितने डिस्टेंस पे हो गया, L/2 पे, और राइट जो एंड है वो भी कितने पे आ गया, L/2 पे। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, अगर टोटल लेंथ L है तो मिड पॉइंट क्या जाएगा, L/2 इस एज से, L/2 इस एज से। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन यूज करूं इसके अंदर, तो मेरा L1 क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू हो जाएगी L/2 और L2 की वैल्यू L/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m/3l, L2 रेज टू पावर 3, यानी कि L/2 रेज टू पावर 3 प्लस L/2 रेज टू पावर 3। अब हमें साइन नहीं लेना, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मैंने ऑलरेडी नेगेटिव साइन L1 का ले लिया था, तो यहाँ पे अब इसको अप्लाई करते समय, इस फॉर्मूले को यूज़ करते समय हमें दोबारा साइन नहीं लेना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, ये एक्चुअली कैपिटल L है बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल L, तो m/3l, L रेज टू पावर 3/8 प्लस L रेज टू पावर 3/8, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से L की पावर 3 कॉमन ले लूँ, ये 3l ये रह गया, और यहाँ पे हो गया 1/8 प्लस 1/8, ठीक है। L से एक पावर कैंसिल कर देता हूँ, ml² लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, 2 टाइम्स 1/8, तो ml²/3 2 टाइम्स 1/8, तो ये कितना हो गया, ml² इंटू 2 डिवाइडेड बाई 24, विच इज ml²
2 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अब क्या आ रहा है ml²/12। कब? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन मिड से पास कर रहा है एंड ये रॉड के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है रॉड के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लग गया कि अगर जो मैं बात आपको बता रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ गिवन एक्सिस, तो यहां पे देखिए एक्सिस बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी रॉड का, उसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो प्लेसमेंट है उसके चेंज होने से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और इसका जो टोटल मास है वो m है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। अच्छा, रॉड इस तरह से पास कर रहा है, एक ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है जो लेफ्ट एंड से L/3 डिस्टेंस पे है, तो रिमेनिंग पोर्शन राइट साइड में है विच इज़ 12/3। तो हमने जो जनरल फॉर्मूला निकाला था रॉड के लिए वो क्या था? m/3l L1 free plus L2 3, ये था। वेयर L1 इज लेफ्ट एंड से डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, और L2 क्या था? राइट एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस। तो यहां पे m/3l L1 इज L/3, तो L की पावर 3 एंड 3⁻³ कितना हो गया? 27 प्लस यहाँ पे क्या होगा? L2 की जगह क्या लिखेंगे? 12/3, तो L की पावर 3 एंड 2⁻³ इज 8 एंड 3⁻³ इज 27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 27 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, L की पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो m L की पावर 3 डिवाइड बाई 3l इंटू 27। अब यहाँ पे क्या रह गया? 1 और यहाँ पे क्या रह गया? 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ गया 9 टाइम्स m L की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, 27 को लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 9। ठीक है, एक L भी है तो L से एक पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 से इस 9 को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा? m L² 3 इंटू 3 9, ml²/9 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, तो ये हमने जनरल फॉर्मूला यूज करके किसी भी सिचुएशन का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड ये देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के 2 मेजर कंडीशन हैं जो फुलफिल होने ही चाहिए, तभी आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, पहला क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म रॉड होना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी आप ये जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। बच्चों अब हम लोग रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से कैलकुलेट करेंगे, बट इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, और हमारा जो रॉड है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है ना, इसकी लेंथ L है। ठीक है, टोटल मास m है। ठीक है, तो इसमें ये पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है a'। इसके अबाउट हम इसको रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्री पार्ट हैं, आप कोई भी एक छोटा टुकड़ा कट करो, सपोज करो ये हमने ये छोटा टुकड़ा लिया एलिमेंट्री पार्ट की तरह, तो इस एलिमेंट्री पार्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है? लेट्स से r है। ठीक है, तो दूसरे टुकड़े का भी कोई सिमिलर टुकड़ा यहाँ पे ले लें, एक पोर्शन यहाँ पे कट कर लें,
इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। और टुकड़ा लेते हैं, सपोज ये ले लिया, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। कोई और टुकड़ा लेते हैं, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्री पार्ट इस रॉड में है उन सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। तो बच्चों ये आपको क्या रिमाइंड करा रहा है, ये रिमाइंड करा रहा है रिंग का, जिसमें सारा मास, जितने भी एलिमेंट्री पार्ट थे सब एक सर्टेन डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पे थे, जो कि रेडियस ऑफ रिंग होता था उस केस में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्री पार्ट फिक्स डिस्टेंस पे हैं r पे। तो जब भी सारा का सारा एलिमेंट्री पार्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिक्स डिस्टेंस पे हो, तो वो या तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो या फिर रिंग की तरह ट्रीट करो, एक ही बात है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का होता है या फिर एक रिंग का होता है। तो रिंग का क्या होता है, पैटर्न क्या है उसका, मास इनटू रेडियस स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसे रोटेट कराएंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, ये होगा, ठीक है, यानी कि r। तो इस केस में इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या लिखेंगे, मास इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैटर्न पे आ गया, है ना, mr स्क्वायर, ठीक है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन इस बार ये रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, इस तरह से, ठीक है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रॉड से पास कर रहे हैं ए डैश, ठीक है, और इस तरह से इसे रोटेट कराएंगे। तो बताओ बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो आप इस रॉड को बिल्कुल लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हो, यानी कि इस रॉड की थिकनेस लाइन की थिकनेस के बराबर है, ये एज्यूम कर लो। तो सारा का सारा मास कहाँ पे है, हर एलिमेंट्री पार्ट का, हर डॉट का मास कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है। तो उन पॉइंट्स का, उन एलिमेंट्री पार्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या हुआ, 0। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट्री पार्ट, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0। दूसरा एलिमेंट्री पार्ट उसका भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तो इस तरह से अगर आप सम करोगे सबका, यानी इंटीग्रेट करोगे, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो इस तरह से अगर कभी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट निकालें, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के एक्सिस के अलोंग पास करे, तो समझ लेना कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या लेना है, 0 लेना है। आप इस कंक्लूजन पे आप इस एक्सप्रेशन से भी आ सकते थे, जैसे इसके अंदर क्या है, जब रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल r डिस्टेंस पे है तो फॉर्मूला क्या आता, mr स्क्वायर। अगर मैं इसको क्लोज लेकर आऊँ, r की वैल्यू रिड्यूस करता जाऊँ, तो ये एक टाइम आएगा जब r की वैल्यू 0 होगी तो रॉड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू सिर्फ 0 डाल दूँ तो m इंटू 0 स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रॉड के डिफरेंट सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसमें एक और सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, आप मैं चाहूँगा कि आप इसे ट्राई करो एक बारी। देखिए आप सबको पता है कि अभी हमने डिराइव किया कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड जिसकी लेंथ l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता था, ml स्क्वायर बाई 3 क्या आता था, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन थी, ये 90 डिग्री पे था। मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल ना हो, तो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के बीच में
थोड़ा एंगल ले लो, लेट्स से अल्फा, ठीक है। ये हमारा रॉड है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके साथ ये एंगल अल्फा बना रहा है। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। देखिए इसका एक अप्रोच ये हो सकता है कि मैं रॉड का कंपोनेंट ले लूँ। कैसे? इस रॉड का एक कंपोनेंट ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, और एक कंपोनेंट ले लेता हूँ ये, तो आपने देखा, और इसे कट कर दूंगा। तो एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा। अब आपको पता है कि अलोंग द एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो दिस पार्ट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका क्या हो गया 0। अब इसका निकालना है, तो ये इट सीम्स लाइक अ रॉड, है ना, रॉड की तरह दिख रहा है। रॉड का कंपोनेंट एक रॉड है, बस इसका ओरिएंटेशन हमने बदल दिया। अब ये बिल्कुल इस तरह से दिख रहे हैं और इसका पैटर्न क्या है, ml²/3। अब l क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो एंड पॉइंट है उसका एक्सिस से जो लेंथ होती है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर ये l है, ये अल्फा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, l sin अल्फा। तो इसके लिए यही पैटर्न चलेगा, मास लेंथ का स्क्वायर अपॉन 3। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास, अच्छा जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट लेते हैं तो मास चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ उसके जो डायमेंशन है वो चेंज करेंगे। तो इसका मास m है और पैटर्न में यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है। तो लेंथ की जगह क्या लिखेंगे, l sin अल्फा, तो l sin अल्फा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, m/3 l² sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो ये भी एक केस है, मतलब एक जनरल केस है। देखिए अगर मैं अल्फा की जगह, इस अल्फा की जगह 90 कर दूं तो ये रॉड ऐसे सीधी हो जाएगी यूं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1, तो इट विल लुक लाइक सेम ml²/3। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 कर दूंगा तो ये पूरी तरह से इसके अलॉन्ग आ जाएगी और इसका आंसर क्या होता है बच्चों 0। और अगर आप अल्फा को रखोगे 0 तो साइन अल्फा मतलब साइन 0 0, तो ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज कर देता हूँ कि जब रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और L1 डिस्टेंस और L2 डिस्टेंस, इसके लिए जो हमने जनरल फार्मूला लिखा था वो क्या लिखा था बच्चों, m/3l और L1 की पावर 3 प्लस L2 की पावर 3, ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था। अब मैं इसे थोड़ा और जनरलाइज कर देता हूँ। अब इस रॉड को थोड़े एंगल पे ले आता हूँ, ठीक है, ये अल्फा एंगल पे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, वो क्या हो जाएगा Im/3l L1 की पावर 3 L2 की पावर 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा कर देने से ये मेरा फॉर्मूला और भी ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाएगा। मतलब अगर 90 डिग्री पे है तो, अगर 90 डिग्री पे नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर रॉड हो या ना हो, तब भी हमारा ये फॉर्मूला अब चलेगा। मतलब दोनों कंडीशंस हैं, मतलब एज से कितनी दूर और कितने एंगल पे, तो दोनों ही कंडीशन को मैंने इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर लिया। तो ये मेरा फॉर्मूला और भी ज़्यादा वर्सेटाइल हो गया, ठीक है, ओके। तो बच्चों ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको आप एज अ ट्रिक भी देख सकते हो। मतलब अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद रह गया तो आपके बहुत सारे सवाल आप इसके हेल्प से कर सकते हो कुछ सेकंड्स के अंदर। चलिए एक नए सिचुएशन में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इस बार एक वेरिएशन ये है कि इस बार रॉड यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब
यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। लेकिन इस बार मासेस इक्वल लेंथ में इक्वल मास नहीं है। तो इसके लिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, जब नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि इसकी डेंसिटी या इसका मास कैसे वेरी कर रहा है। तो एक टर्म होता है बच्चों लीनियर मास डेंसिटी, है ना, लीनियर मास डेंसिटी। आप जब डेंसिटी बोलते हो तो जनरली आप क्या करते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेसिकली ये वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है, ठीक है, जिसमें मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं। इसी तरह से है लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे क्योंकि ये लीनियर मास डेंसिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, मास अपॉन लेंथ, ठीक है। सिमिलरली एरियल मास डेंसिटी होगा तो क्या लिखेंगे, मास अपॉन एरिया, ठीक है। और नॉर्मल डेंसिटी जिसको हम लोग नॉर्मली डेंसिटी बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, बेसिकली वो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर है, सिर्फ इसमें एक ही डायमेंशन में मासेस हैं, तो यहाँ पे जो डेंसिटी टर्म यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। जनरली इस टर्म को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा कितना होता है। तो जब भी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी या मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लैम्डा एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यही पहचान है बच्चों। अगर आपको लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा अगर कांस्टेंट दिखे तो इसका मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और अगर वो लीनियर मास डेंसिटी, अगर लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल हो, लेंथ के फंक्शन से चेंज होता हो, तो समझ जाना वो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो यहाँ पे मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो लैम्डा किसी भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि इस केस में हमारा जो लीनियर मास डेंसिटी है वो इस तरह से लिखा हुआ है, a प्लस बी एक्स, वेर एक्स इज द लेंथ ऑफ द रॉड या x इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। रॉड का लेंथ L ही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लीनियर मास डेंसिटी है ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आप इससे जितनी दूर जाओगे इसका लीनियर मास डेंसिटी वेरी करता रहेगा, बदलता रहेगा। यहाँ पे लैम्डा प्रोपोर्शनल है x के, तो आप यहाँ से जितनी दूर जाओगे तो उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ऐसा ही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फंक्शन कह रहा है, ये लीनियर मास डेंसिटी का एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि x बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे a एंड b क्या है, कोई भी एक, ये दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, वो गिवन होगा क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो 2 + 3x है ना, 3 - 4x, इस तरह से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो मैंने एक जनरल दो कांस्टेंट ले लिए a एंड b, तो a प्लस bx के टर्म में हमारा मान लो लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो रॉड है वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस नहीं है। तो हम लोग पुराने फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने जितने भी फॉर्मूले थे वो तभी वैलिड होंगे जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ
किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बेसिक तरीके से चलना पड़ेगा। वी हैव टू टेक एन एलिमेंट्री पार्ट। यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्ट कट कर लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ dx। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप टोटल मास लोगे तो टोटल लेंथ लेना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में लैम्डा को हमेशा dm ओवर dl, यहाँ पे लेंथ हमने क्या लिया है, छोटा सा मास है ना, और उसकी लेंथ dx, ऐसे डिफाइन करना है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के केस में कभी भी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ नहीं लिखना है, क्योंकि टोटल मास कांस्टेंट है और टोटल लेंथ भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म का केस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो केस है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको क्या लिखना है, लैम्डा इक्वल टू dm ओवर dx। तो अगर ऐसा है तो हमारा dm क्या हो जाएगा बच्चों, तो dm इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dx। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री पार्ट का मास आ गया। तो देखो बेसिक स्टेप्स तो वही हैं, हमें इसमें से एक एलिमेंट्री पार्ट लेना है जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिखेंगे, क्योंकि हमें निकालना तो पूरे रॉड का है और हमने अभी सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, तो इसके लिए हमें इसे di लिखना पड़ेगा। अच्छा, पैटर्न वही है, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट दैट इज dm इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, x, उसका स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। अब dm की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 से हमने dm का एक्सप्रेशन यहाँ रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब लैम्डा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपको लैम्डा यहाँ रखना है, तो इंटीग्रल लैम्डा की जगह a प्लस बी एक्स, एंड dx को हमें हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर ये dx। ठीक है, अब एलिमेंट्री पार्ट की प्लेसमेंट, जो सबसे पहले एलिमेंट्री पार्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से चलता रहेगा और एंड तक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x जो एलिमेंट्री पार्ट की प्लेसमेंट है, सबसे पहले 0 पे रखेंगे और फिर l पे, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, सम हो जाएगा, सारे एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर को a से पहले मल्टीप्लाई कर लो, a एक्स स्क्वायर dx, फिर b x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 इंटीग्रल साइन dx। तो इसे दो इंटीग्रल में हमने ब्रेक कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है, ये 0 टू l, 0 टू l। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a x की पावर 3 अपॉन 3, ये इंटीग्रेशन हो गया, x की पावर 2 का, तो एक पावर बढ़ गया और 3 हो गया, फिर उसी पावर से डिवाइड भी कर देते हैं। 0 टू l प्लस b x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 टू l। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, a l की पावर 3/3 प्लस b l रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि सबके लोअर लिमिट 0 है तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड किया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन में ये जो हमारा लैम्डा है वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाले पे। तो इसलिए इसमें हम लोग कुछ जनरल एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन मतलब जो लैम्डा है उसकी वैल्यू, उसका एक्सप्रेशन कैसा गिवन है, उसका फंक्शन कैसे बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमें बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ता है,
हमें एलिमेंट्री पार्ट चूज़ करना पड़ता है, हमें डीएम निकालना पड़ता है। डीएम का फॉर्मूला लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा याद रखिएगा लैम्डा टाइम्स डीएक्स होता है। लैम्डा जैसे क्वेश्चन में डिफाइन होगा वहाँ से लैम्डा डाल देना, ठीक है। और इस तरह से इंटीग्रेट करके और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है बच्चों, ओके।